अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। मैंने आप तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर 11 तक मुकम्मल करा चुका हूं, बाज़ाब्ता तौर पर आप तमाम बच्चों को पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 12 यानी चैप्टर नंबर 12। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 आपका है गुफ्तगू। क्या है? गुफ्तगू। और चैप्टर नंबर 12 से जो आपका शुरू हो रहा है वो नज्म यानी शेर व शायरी। क्या शुरू हो रहा है? नज्म। चैप्टर नंबर 12 जो है आपका है गुफ्तगू और वो जो है वो एक नज्म है। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं चैप्टर के अंदर। जो पहले चैप्टर के मुसन्निफ और राइटर होंगे उसके मुतालिक बताएंगे और फिर उस चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 12 गुफ्तगू, उसके अंदर किस चीज को बताया गया है, किस चीज को बयान किया गया है, उन तमाम चीजों को मैं आप तमाम बच्चों को बहुत ही सहल और आसान अंदाज में बताएंगे ताकि हर एक बच्चे को अच्छी तरीके से बात समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए देखिए, ये जो है आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 12 यानी चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 मैंने बताया आपका है गुफ्तगू। क्या चीज है चैप्टर नंबर 12 आपका? चैप्टर नंबर 12 गुफ्तगू। और इसके जो राइटर और मुसन्निफ है वो है अली सरदार जाफरी। कौन है इसके राइटर और मुसन्निफ? इसके जो राइटर और मुसन्निफ है वो है अली सरदार जाफरी। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 आपका जो है ये एक नज्म है। यहां से चैप्टर नंबर 12 से अब नज्म शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से आपको ज़हन नशी करना है। चैप्टर नंबर 12 आपका गुफ्तगू है और ये इसके राइटर मुसन्निफ अली सरदार जाफरी और ये एक नज्म है। ठीक है, तो पहले मुसन्निफ के मुतालिक समझेंगे, फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर आपका 12 है गुफ्तगू, उसमें किस चीज को बताया गया है, किस चीज को बयान किया गया है, उन तमाम चीजों को मैं आप तमाम बच्चों को बहुत ही आसान और सहल अंदाज में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अली सरदार जाफरी की सबसे पहले क्या है? पैदाइश। एकदम दिमाग लगा गौर से सुनना है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश जो है 29 नवंबर 1913 को बलरामपुर, कहां? 1913 को बलरामपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी। बलरामपुर यानी उत्तर प्रदेश में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई थी। ठीक है, आपसे सवाल करेंगे कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, तो आपको बोलना है 29 नवंबर 1913 में। और कहां हुई? तो बलरामपुर यानी उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, समझ गया इतना? आगे देखिए, इन्होंने तालीम कहां कहां से हासिल की? अली सरदार जाफरी इन्होंने तालीम कहां कहां से हासिल की? देखिए, लखनऊ से भी तालीम हासिल की है, उसके बाद दिल्ली से भी, और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम मुकम्मल की है। ठीक है, कहां कहां से तालीम हासिल की है? लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ से इन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया है, यानी अपनी पढ़ाई को मुकम्मल इन 3 जगह से इन्होंने किया है। आपसे सवाल करेंगे अली सरदार जाफरी ने कहां कहां से तालीम हासिल की है, तो दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ से इन्होंने तालीम हासिल की है। ठीक है, देखिए इब्तिदा में ये क्या करते थे? इब्तिदा में तरक्की पसंद तहरीक से ये तरक्की पसंद तहरीक में मेमार थे, यानी शुरू में तरक्की पसंद तहरीक में मेमार थे, यानी वहां वो मजदूर थे, यानी वो वहां काम किया करते थे। ठीक है, शुरू में तरक्की पसंद तहरीक के मेमार थे, यानी तरक्की पसंद तहरीक में ये काम किया करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जर्नल सेक्रेटरी भी बने। यानी शुरू में जो है ये तरक्की पसंद तहरीक में मेमार थे, यानी काम करते थे, फिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी भी अली सरदार जाफरी बने थे। ठीक, आगे देखिए, फिर बाद में वो उसके तर्जमान और नया अदब के मुदीर भी हुए थे। फिर बाद में तरक्की पसंद तहरीक के वो तर्जमान भी हुए थे और नया अदब था एक, उसके ये मुदीर भी हुए थे। ठीक, आगे देखिए, इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी अफसाना निगारी से शुरू की थी। यानी अली सरदार जो जाफरी है
انہوں نے اپنی ادبی زندگی کس چیز سے شروع کی تھی وہی بتا رہے ہیں. انہوں نے اپنی ادبی زندگی افسانہ نگاری سے شروع کی تھی. ٹھیک ہے, تو دیکھیے جو 1938 میں ان کے افسانے کا مجموعہ منزل شائع ہوا تھا. 1938 میں, یعنی انہوں نے اپنی ادبی زندگی جو ہے افسانہ نگاری سے شروع کی, اور 1938 میں ان کے افسانے کا مجموعہ منزل جو ہے یہ شائع ہوا تھا. سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ علی سردار جعفری کے منزل کا مجموعہ کب شائع ہوا تھا, تو ان کے منزل کا جو مجموعہ ہے وہ 1938 میں شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آگے ان کے شاعری مجموعے کون کون سے ہیں. یہ ان کے افسانوی مجموعے تھے. اب ان کے شاعری مجموعے, سب سے پہلے یہ ہے پرواز جو 1943 میں شائع ہوا. اس کے بعد ہے خون کی لکیر جو 1949 میں شائع ہوا. اس کے بعد ہے پتھر کی دیوار یہ 1953 میں شائع ہوا. یہ اس کے بعد ہے ایک خواب اور یہ 1964 میں شائع ہوا. پھر لہو پکارتا ہے یہ 1978 میں شائع ہوا. سمجھے, یہ سب جو ان کے شاعری مجموعے ہیں. علی سردار جعفری کے شاعری مجموعے, سب سے پہلے دیوار جو 1943 میں شائع ہوا, پھر خون کی لکیر یہ 1949 میں شائع ہوا, پھر پتھر کی دیوار یہ 1943 میں شائع ہوا, پھر ایک خواب اور یہ 1964 میں شائع ہوا, پھر لہو پکارتا ہے یہ 1978 میں شائع ہوا. یہ سب علی سردار جعفری کے سب شاعری مجموعے ہیں. ٹھیک, اب آگے دیکھیے ان کے طویل نظم, یعنی طویل نظم کا مطلب بہت لمبے چوڑے نظم بھی علی سردار جعفری نے لکھے ہیں. ان کے طویل نظم کیا کیا ہے؟ ایشیا جاگ اٹھا یہ 1951 میں شائع ہوا, اور نئی دنیا کو سلام یہ 1964 میں شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیا ہے ان کی طویل نظم کیا کیا ہے؟ ایشیا جاگ اٹھا وہ جو 1951 میں شائع ہوا, اور نئی دنیا کو سلام یہ 1964 میں شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کی مشہور تنقیدی کتابیں, یہ ان کی طویل نظم کیا ہے؟ ایشیا جاگ اٹھا اور نئی دنیا کو سلام, اور ان کی جو ہے مشہور تنقیدی کتابیں دیکھیے کیا ہے؟ لکھنؤ کی 5 راتیں, یہ ان کی مشہور تنقیدی کتاب ہے. پہلا ہے لکھنؤ کی 5 راتیں جو 1965 میں شائع ہوا, اور دوسرا ہے اقبال شناسی پیغمبران سخن جو 1970 میں شائع ہوا تھا. سمجھ گئے کیا کیا ہے؟ پہلا ہے ان کا تنقیدی کتاب لکھنؤ کی 5 راتیں جو 1965 میں شائع ہوا, اور دوسرا ہے اقبال شناسی پیغمبران سخن جو 1970 میں شائع ہوا. اب دیکھیے ایوارڈز, ان کو کون کون سے ایوارڈز ملے ہیں اور کب ملے ہیں علی سردار جعفری کو. تو سب سے پہلے پدم شری ایوارڈ جو 1967 میں ان کو ملا تھا. سب سے پہلا ایوارڈ کون ملا تھا؟ سب سے پہلا ایوارڈ جو ان کو پدم شری جو 1967 میں علی سردار جعفری کو ملا تھا. اور دوسرا ہے بھارتیہ غیان پیٹھ جو 1997 میں ملا. پھر ہے اس کے بعد اقبال سمان. ٹھیک ہے, اقبال سمان وارڈز, ان کو اتنے سارے وارڈز علی سردار جعفری کو ملے تھے. اب دیکھیے علی سردار جعفری کا انتقال کب ہوا تھا. ان کا جو انتقال ہے, انتقال 1 اگست 2000 میں ہوئی تھی. یعنی ان کا انتقال کب ہوا تھا علی سردار جعفری کا؟ علی سردار جعفری کا جو انتقال ہے 1 اگست 2000 میں علی سردار جعفری کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کے بک کے اندر جو چیپٹر نمبر 12 گفتگو کے مصنف اور رائٹر ہے علی سردار جعفری, اس کے اتنا ہی ساری ڈیٹیلز آپ کے بک میں دیے ہوئے ہیں جس کو میں نے آپ تمام بچوں کو بتایا. ان کی تنقیدی کتابیں, ان کی مشہور کتابیں اور ان کی شاعری مجموعے, طویل نظمیں جتنے بھی تھے میں نے آپ تمام بچوں کو بتا دیا ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں چیپٹر نمبر 12 کی طرف. چیپٹر نمبر جو ہے آپ کا 12 ہے اور وہ ہے گفتگو. گفتگو یہ کیا ہے؟ گفتگو. گفتگو کے معنی آتے ہیں بات چیت کے. کیا آتے گفتگو کے معنی؟ گفتگو کے معنی ہے بات چیت کے, یعنی ہندو پاک دوستی کے نام ہے یہ نظم. کس کے لیے ہے یہ نظم؟ جو ہے ہندو پاک دوستی کے نام ہے. ٹھیک, ہندو پاک دوستی کے نام یہ نظم ہے. یعنی جو چیپٹر کے رائٹر اور مصنف علی سردار جعفری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان
क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसले का हल कब होगा और मसले का हल कैसे हो सकता है। तो अली सरदार जाफरी कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी दोनों मुल्क के हुक्मरां बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करे, यानी शाम से लेकर सुबह तक बातचीत कर चले, बातचीत दोनों आपस में करते रहे, तब दोनों मुल्क के जो मसाइल है, इन दोनों मुल्क के जो मसले का हल है, जो लड़ाई हमेशा रहता है, गुफ्तगू के जरिए से ही इन दोनों मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा, इन दोनों मुल्क के मसाइल का हल होगा, यानी गुफ्तगू के जरिए से। वही चैप्टर नंबर 12 आपका गुफ्तगू हिंदू पाक दोस्ती के नाम, यानी आपसे इम्तिहान में इस तरह भी सवाल किए जाएंगे, ये गुफ्तगू जो है अब किसके नाम किया गया, अली सरदार जाफरी ने किसके नाम किया है, तो आपको जवाब देना है ऑप्शन में हिंदू पाक दोस्ती के नाम है। मैंने बता दिया आप तमाम बच्चों को कि ये नज्म को अली सरदार जाफरी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्ती के नाम लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी बातचीत हो ताकि दोनों मुल्क के दरमियान जो नफरत है, अदावत है, वो खत्म होकर दोनों मुल्क के दरमियान प्यार और मोहब्बत कायम और दायम हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पर हंसती हुई तारों भरी रात चले। क्या बोल रहे हैं, गुफ्तगू बंद ना हो, यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगू स्टार्ट हो तो ये जल्दी बंद ना हो, बल्कि बात पर बात चले, कुछ हिंदुस्तान के लोग बात करें और कुछ पाकिस्तान के लोग बात करें, और सुबह तक शाम मुलाकात चले, यानी जब शाम से मुलाकात शुरू हो, आपस में बातचीत शुरू हो, तो ये बातचीत बहुत लंबी चौड़ी चले, यहाँ ऐसा नहीं कि फौरन शुरू हो और फौरन खत्म हो जाए, बल्कि लंबी चौड़ी चले। जब मुलाकात शाम से मुलाकात सुबह तक चले तो चलती रहे, कुछ हिंदुस्तान के लोग बात करें, कुछ पाकिस्तान के लोग बात करें, तो मसले का हल आसानी के साथ हो सकता है और दोनों मुल्क के दरमियान जो नफरत अदावत है वो जल्द से ना खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, और हम पर हंसती हुई तारों भरी रात चलेंगे, यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शाम से सुबह तक मुलाकात होगी, बातचीत होगी, जो तारे उस वक्त उगे वो होंगे, वो हम पर हंसेंगे, वो हमसे खुश होंगे कि ये कैसा नफरत था, अब दोनों में मोहब्बत होने वाला है, दोनों में मोहब्बत पैदा होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, हम जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम, तन झलकाए तो झलकाया करे जहर के जाम, तीखी नजरे हो तुर्श आबरूए खमदार है, बन परे जिसे भी दिल सपनों में बेदार है, बेबसी हर्फ को जंजीर पार न कर सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर ना सके, यानी जब बता रहे कि इन दोनों मुल्क के दरमियान जब हम अल्फाज के हाथों में जो संगे दुश्नाम यानी जो काली पत्थरें लिए हुए हैं, तो तीखी नजरें होंगे, आपस में बातचीत होंगे, जब आपस में बातचीत होंगे तो नजर तीखी होंगे, हाथ में जो पत्थर लिए हुए होंगे वो खमदार होंगे, बन पड़े जो सपनों में बेदार, यानी जब दोनों मुल्क के दरमियान बातचीत बहुत अच्छी तरीके से होंगे तो जितने भी अदावत, नफरत, बुग़्ज़ है, अली सरदार जाफरी कहते हैं वो खुद ब खुद बहुत जल्द और बहुत आसानी के साथ खत्म हो जाएंगे, और दोनों मुल्क के दरमियान जो नफरतें हैं, जो दुश्मनी है, वो बातचीत के जरिए खत्म हो जाएंगे और दोनों मुल्क के दरमियान उल्फत और मोहब्बत जो है ये कायम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, इश्क आएगा, बासदक लग्जिश पाएगा, नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसाए लब बन के महक जाएंगे, सिर्फ गुंजों की चटकने की सदा आएगी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, यानी जब शाम से मुलाकात शुरू होगी तो जब तक सुबह तक होगी तो कुछ ना कुछ मसले का हल निकलेगा, कुछ ना कुछ मसले का हल होगा, तो इश्क आएगा और बसद लग्जिश पाएगा, यानी इश्क आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आएगा, प्यार आएगा आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि बातचीत हो और फौरन दोनों मुल्क के दरमियान इश्क मोहब्बत काम हो जाए, तो इश्क आएगा लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जब इश्क आएगा तो नजरें झुक जाएंगी, यानी सबके नजरें झुक जाएंगे, दिल धड़कने लगेंगे और लब जो है ये कांपने लगेंगे। ठीक है,
आगे देखिए, खामोशी बोशाए लब बन के महक जाएंगे, यानी एकदम खामोश हो जाएंगे, ऐसा बोशाए लब हो जाएगी, उसके खुशबू दोनों मुल्क के दरमियान बिल्कुल फैल जाएंगे। ठीक है, देखिए सिर्फ गुंजों की चटकने की सदा आएगी, यानी जब दोनों मुल्क के दरमियान उल्फत और मोहब्बत काम हो जाएगी तो तमाम चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त गुंजों की चटकने की ही सदा आपके कान में आपको उनकी आवाज ही सिर्फ और सिर्फ सुनाई देगी। ठीक है, आगे देखिए, और हरफे वफा नवा की ना जरूरत होगी, चश्म आबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफरत उठ जाएगी और मेहमान मरवत होगी। आगे इसमें कह रहे हैं और हरफे वफा नवा की ना जरूरत होगी, यानी हरफे वफा नवा कि ये कोई किसी चीज की जरूरत ना होगी, दोनों मुल्क के दरमियान खुद ब खुद मोहब्बत जो है ये काम हो जाएगी, चश्म आबरूए के इशारों में मोहब्बत होगी, नफरत जितने भी है तमाम के तमाम नफरतें खत्म हो जाएंगी और मेहमाने मरवत होगी, यानी जो भी नफरत दोनों मुल्क के दरमियान है, अदावत है, सब खत्म हो जाएंगे और मेहमाने मरवत होगी, यानी मेहमान नवाजी होगी। दोनों मुल्क आपस में बैठकर एक साथ मेहमान नवाजी करेंगे, एक साथ खाएंगे और पिएंगे। ठीक है, आगे देखिए, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफाए दर्द के प्यार के सौगात लिए, रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरिया से हम पार उतर जाएंगे। क्या बोल रहे आगे, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, यानी ऐसी गुफ्तगू दोनों मुल्क के दरमियान हो, हाथ में हाथ लेकर, यानी पूरे सारे जहां को हम साथ लिए हुए बात कर रहे हैं, यानी दोनों मुल्क के दरमियान नफरत और अदावत है तो पूरे बहुत सारे जगह में इससे उसको परेशानी और दुश्वारी होती है, जिससे वो आपस में मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। यानी तोहफा दर्द के और प्यार की सौगात लिए, यानी हम जब बैठे हाथ में हाथ लेकर तो तोहफा और दर्द की सौगात लेकर बैठे ताकि कोई हल निकले और दोनों मुल्क के दरमियान आपस में अदावत और खत्म हो और मोहब्बत कायम हो जाए, खून की जो दरिया है सब पार उतर जाएंगे, यानी जो दोनों मुल्क के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े से जो खून की दरिया बहते हैं, जो खून निकलते हैं, वो तमाम के तमाम खून के दरिया जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपस में दोनों मुल्क प्यार और मोहब्बत और उल्फत से रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले, यानी दोनों मुल्क के दरमियान जब बातचीत हो तो बिल्कुल बंद ना हो, जब तक कोई मसले का हल ना निकल जाए तब तक वो बंद गुफ्तगू बातचीत यानी बंद ना हो, तभी दोनों मुल्क के दरमियान मोहब्बत होगी, वरना जो अदावत अभी फैला हुआ है ये अदावत हमेशा हमेशा कायम रहेगी। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 12 गुफ्तगू है, इसका खुलासा जो हमें आएंगे लिखने की, मैं खुलासा भी अभी बताऊंगा, लेकिन हमको इतना लिखना है कि गुफ्तगू नज्म में किस चीज को बयान किया गया है, हमको इतना बताना है कि इस नज्म के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम इस नज्म को लिखा गया है। अली सरदार जाफरी कहते हैं दोनों मुल्क के दरमियान अगर लंबी चौड़ी बातचीत होगा तो कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा और दोनों मुल्क के दरमियान जो नफरत अदावत कायम है, अल्लाह तबारक व तआला इस लंबी बातचीत के जरिए से तमाम नफरत और अदावत को खत्म कर देंगे और प्यार और मोहब्बत को कायम कर देंगे। देखिए आगे, यह है आपके नज्म गुफ्तगू का मुख्तसर सा खुलासा, यानी नज्म गुफ्तगू के अंदर किस चीज को बयान किया गया है, किस चीज को बताया गया है। आपसे पूछेगा गुफ्तगू नज्म का खुलासा तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है। क्या है, जेरे निसाब नज्म गुफ्तगू के खालिक सरदार जाफरी है। यह नज्म उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल के पस मंजर में लिखे हैं, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में लिखे हैं और दोनों मुल्क के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से नजात की तरकीब बताई है, यानी दोनों मुल्क के दरमियान जो नफरत है उसमें नजात कैसे मिलेगी उसकी तरकीब इस नज्म के अंदर अली सरदार जाफरी ने बताई है। ठीक है, शायर दोनों मुल्क के तारीख से भी वाकिफ है, इसलिए उन्होंने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को मशवरा दिया है कि उनके मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए ढूंढा जाना चाहिए। गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जिससे
دنیا کے بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ شاعر کو بھی ہندو پاک کے مسائل کا حل گفتگو ہی میں نظر آتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی ملاقات ہو جو اتنی طویل ہو کہ دونوں ممالک کے آپسی مسائل اور دشمنی آخر کار ختم ہو جائے۔ یعنی علی سردار جعفری کا خود کا اپنا ماننا ہے کہ بہت بڑے بڑے مشکل اور پریشانی جو ہوتے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے سے اس مسائل کا حل آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علی سردار جعفری کہتے ہیں اگر دونوں ملک کے درمیان جو نفرت ہے اس کو ختم کرنا ہے اور محبت پیدا کرنا ہے تو دونوں ملک کے درمیان آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنا ہے، اس سے جو بھی نفرت ہے ختم ہو جائیں گے اور محبت دونوں ملک کے درمیان قائم اور دائم ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بچے جے ٹی اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ کرتے رہیے، انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آپ تمام بچے کو پڑھاتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔